Hello friends, our next lecture about the quantum mechanical model of an atom. क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम की अगर हम लोग चर्चा यहाँ पे करेंगे तो सबसे पहली चीज हम लोग बोर्स मॉडल की चर्चा करते हैं। इसमें क्या बताया गया है इसको जानने से पहले आपको मालूम है बोर्स जी ने क्या बताया। अकॉर्डिंग टू बोर्स जी ने कहा था कि जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ एक ट्रेजेक्ट्री है, ये सर्कुलर पाथ है और जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, और आज ये बातें जो है ये क्या मानी जाती है, ये बात गलत मानी जाती है। तो आपके दिमाग में ये आएगा यदि भैया जब इलेक्ट्रॉन सेलेक्टेड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो फिर कैसे हम लोग जो इसको गलत कहने का कुछ कारण ये है कि बोर्स जी ने जब अपनी थ्योरी दिया था तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कौन से नेचर को बेस माना था इन्होंने सिर्फ पार्टिकल नेचर को बेस माना था, पार्टिकल नेचर को इन्होंने बेस माना। अगर हम लोग इसी को ऑब्जर्व करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि आफ्टर सर्टेन टाइम जब डी ब्रॉगली जी और हाइजेनबर्ग जो है प्रिंसिपल डिस्कवर, तो इन लोगों ने कहा कि इलेक्ट्रॉन वास्तव में कैसा नेचर शो करता है, डुअल नेचर शो करता है। डुअल नेचर कौन सा, एक पार्टिकल नेचर और दूसरा कौन सा, पार्टिकल और वेव नेचर। अगर वेव नेचर है, अगर कोई भी वेव मूवमेंट कर रहा है तो इसका मतलब है आप अगर उसके मोशन की बात करते हैं तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक, तो अगर ये मूवमेंट करेगा तो ये इस तरह से मूवमेंट करेगा, इस तरह से। या आप इसको मानिए कि ये आपका मूवमेंट चाहे जैसे भी वेव बनाता हुआ इस तरह से मूवमेंट, ये वेव मोशन शो कर, तो वेव मोशन जब शो कर रहा है तो अब इलेक्ट्रॉन जो है, आप गौर से देखिएगा तो इलेक्ट्रॉन की हम लोग जो बात कर रहे हैं अब इस एरिया में पाए जाएंगे। ये एरिया जो बन रहा है इलेक्ट्रॉन यहाँ पाए जाएंगे, न कि इलेक्ट्रॉन इस सेलेक्टेड सर्कुलर पाथ में पाया जाएगा। जब डी ब्रॉगली जी ने इस बात को बताया, वेव कैरेक्टर के बारे में बताया, तो जो इनका मॉडल था, बोर्स मॉडल था, उसके लिए एक प्रकार से इनका जो स्टेटमेंट था वो काफी सीरियस ग्रोथ, मतलब उनके डीमेरिट्स को दर्शाता है, बोर्स मॉडल के डीमेरिट्स को दर्शाता है। इनका ये मॉडल जो है कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन के जो है पार्टिकल नेचर को कंसीडर करके भी एक्सप्लेन किया। तो बाद में ये माना गया कि वास्तव में जो इलेक्ट्रॉन सेलेक्टेड सर्कुलर पाथ की बात कर रहे हैं बोर्स जी, वो गलत है। इलेक्ट्रॉन के वेव कैरेक्टर को कंसीडर करते हुए हम इलेक्ट्रॉन को ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ये एरिया होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये एरिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। इस तरह से जो है हम लोग सीधे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की इस एरिया में जो है इलेक्ट्रॉन पाया जाए। ठीक है भाई, अब अगर इसी चीज को ध्यान रखें तो हम लोग ये कह सकते हैं जो क्लासिकल मैकेनिक्स यानी जो थी वो सिर्फ और सिर्फ कंसीडर करते हैं क्या, कंसीडर्ड वनली पार्टिकल नेचर। ये वेव नेचर को कंसीडर तो करता नहीं, कांट कंसीडर्ड वेव नेचर, ये वेव नेचर को कंसीडर नहीं करता, ये वेव नेचर को यहाँ पे कंसीडर नहीं करता है, और इस वजह से ये एटम्स को करेक्टली जो है, इलेक्ट्रॉन जो एटम्स में है उसे करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाता। Hence, it can't explain electron
इन एटम करेक्टली। ठीक है भाई, ये चीज आपका जो है वे क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से हमने बताया। तो हमने आपसे क्या कहा, फिर सुन लीजिए क्या चीज हमने कहा। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें सबसे पहले चीज बोर्स थियरी को बेस मानते हैं। और बोर्स थियरी का जो कॉन्सेप्ट था, उन्होंने कहा कि हर इलेक्ट्रॉन के लिए एक सेलेक्टेड ट्रैजेक्टरी होती है, यानी सर्कुलर पाथ फिक्स होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इनका ये स्टेटमेंट लोगों ने इसको माना, आगे पुट फॉरवर्ड किया। लेकिन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इन्होंने कहा कि वास्तव में बोर्स थियरी के हिसाब से पार्टिकल नेचर है, लेकिन वास्तव में इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर होगा तो जब डुअल नेचर होगा तो यानी वेव नेचर भी शो करेगा, तो वेव को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन नहीं किया जाता, उसके लिए एरिया होता है, क्योंकि वेव चलते वक्त क्रेस्ट और ट्रफ का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से वेव का मोशन हो रहा है। तो जब वेव का मोशन हो रहा है तो ये एरिया हो गया जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अराउंड द न्यूक्लियस है। ये चीज तो हम लोग एक स्पेसिफिक पिन पॉइंट लोकेशन नहीं बता रहे, हम लोग एक एरिया के बारे में बता रहे हैं जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है। तो इसी को बेस मान के हम लोग ये कह रहे हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स considered only particle nature, cannot consider wave nature, hence it cannot explain about the electron in atom correct। इस चीज को अब जब ये खत्म हुआ, इसके बारे में जब ये अनसेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन देता है इलेक्ट्रॉन का एटम में, तो फिर और भी साइंटिस्ट आए, तमाम लोगों ने सोचना विचारना शुरू किया और उन्होंने ये कंसीडर किया कि जो नया मॉडल आएगा उस नए मॉडल में हम लोग किन किन पॉइंट को ध्यान देंगे। एक डुअल नेचर को ध्यान में रखेंगे और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ध्यान में रख करके एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें डुअल नेचर और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को बेस मान करके जो है एक नया मॉडल दिया गया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम में हम लोग डुअल नेचर यानी इलेक्ट्रॉन किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के डुअल नेचर के बारे में ही ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है भाई, किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के डुअल नेचर के बारे में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे आप। ठीक, तो आइए देखते हैं इसी को। अब जब इसी चीज को हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया और बताया तो हम लोग कह सकते हैं कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है क्वांटम मैकेनिक्स को हम लोग कहते हैं ये ब्रांच ऑफ साइंस होती है, ब्रांच ऑफ साइंस होती है जो डील करता है, डील्स विद द डुअल कैरेक्टर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, डुअल कैरेक्टर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को कंसीडर करता है। ठीक है भाई, और हम लोग कह सकते हैं इसको इट इज थियोरेटिकल साइंस, थियोरेटिकल साइंस, ये थियोरेटिकल साइंस होता है जो डील करता है which deals with motion of microscopic particle and dual character, डुअल कैरेक्टर को ऑब्जर्व करते हैं। यानी क्वांटम मैकेनिक्स ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करता है डुअल कैरेक्टर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। हमने कहा ये थियोरेटिकल साइंस है जो मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को ऑब्जर्व करता है, साथ ही साथ डुअल कैरेक्टर को ऑब्जर्व करता है। अब इसी पॉइंट को बेस मान करके, इसी दोनों पॉइंट को बेस मान करके दो साइंटिस्ट है, एक हाइजेनबर्ग और एक अरविंद श्रोडिंगर, जिन्होंने जो है नए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को इंट्रोड्यूस किया। तो हम लोग कह सकते हैं
तो हमने आपसे बताया क्वांटम मैकेनिक्स के लिए दो साइंटिस्ट जो है रिस्पॉन्सिबल है या जिनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। एक था डब्ल्यू या कहिए हाइजेनबर्ग और दूसरा था आर्विंग श्रोडिंगर। आर्विंग श्रोडिंगर जो है ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दिया और जिनके कॉन्सेप्ट को बेस मान करके ये डिफाइन किया। और अरविंद श्रोडिंगर को हम लोग जो है माना जाता है बैकबोन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इन्हें माना जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स बैकबोन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं हम लोग इसको। बैकबोन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दिया जिसको हम लोग इंडिविजुअली पढ़ते हैं और जिनके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी यहाँ पे करेंगे कि क्या क्या इन्होंने। अब जैसे हाइजेनबर्ग के बारे में तो आपने जाना है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या कहा गया है कि नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी, ये बताया गया है। लेकिन अब इन्हीं दोनों को बेस मान कर श्रोडिंगर जी ने जो मैथमेटिकल पजल्स का मतलब 3D स्पेस में इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पाई जाती है उसके बारे में इन्होंने बताया और उसी को हम लोग जो है ऑब्जर्व करेंगे। तो आइए देखते हैं उसी चीज को। अगर उसी को हम लोग सीधे सीधे ऑब्जर्व करें तो हम लोग कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एबर concept, on the basis of above concept, Schrödinger develops a new concept model, develops new model called what? Quantum mechanical model. क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। और ये हमें एक प्रकार से क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है। देखिए इन्होंने बताया कि जो थ्री डी स्पेस जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है उसको डिस्क्राइब किया। ठीक, इलेक्ट्रॉन के मोशन को डिस्क्राइब किया कि अराउंड द न्यूक्लियस इसको डिस्क्राइब किया। अराउंड द न्यूक्लियस के अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन के मोशन को डिस्क्राइब किया। और कैसे डिस्क्राइब किया? बाय यूज ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन, बाय द यूज ऑफ mathematical equation called Schrödinger wave equation। तो हमने कहा कि जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा उसी को बेस मान करके एक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इन्होंने प्रपोज किया और उसमें इन्होंने 3D स्पेस में इलेक्ट्रॉन के मोशन अराउंड द न्यूक्लियस ऑब्जर्व किया बाय द यूज ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन। और इन्होंने जो मैथमेटिकल पजल था अबाउट द इलेक्ट्रॉन उसको भी सॉल्व किया। मैथमेटिकल पजल जो था अबाउट द इलेक्ट्रॉन आल्सो सॉल्व बाय श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है भाई, 3D स्पेस में होता है उसको भी समझाया इन्होंने। ठीक, अब ये इक्वेशन क्या होता है इसी को हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे? जैसे क्या इक्वेशन होता है?
तो इक्वेशन जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है, आइए उसी को देखते हैं। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं पहले, डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर साई डी वाई स्क्वायर डी स्क्वायर साई डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर e माइनस बी इंटू साई इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात करते हैं। एक्स वाई जेड जो है यहाँ पे ये स्पेस कोऑर्डिनेट, एक्स वाई जेड जो है स्पेस कोऑर्डिनेट साई यहाँ पे लिया गया है। साई को हम लोग कहते हैं, पढ़ते हैं साई त्रिभुज, बहुत लोग कहते हैं त्रिशूल कहते हैं, और इसको का हम लोग कंसीडर कर सकते सबका मालिक एक साई ही। यहाँ बहुत कुछ इंफॉर्मेशन, साई जो है ये वेव फंक्शन, साई जो है ये वेव फंक्शन है जिसे हम लोग सबका मालिक एक है। ई जो है ये आपकी टोटल एनर्जी, वी जो है ये पोटेंशियल एनर्जी, और आपका जो एच है ये प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, और एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये सब चीजें आप जानते ही। और जब जो आपका साई है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, साई डिपेंड कर रहा है एक्स वाई और जेड। साइड जो डिपेंड कर रहा है, देखिए अगर हम लोग इसी को ध्यान दें, साइड जो है डिपेंड कर रहा है एक्स वाई और जेड। ठीक, साई एक्स पे डिपेंड कर रहा है, वाई पे डिपेंड कर रहा है, जेड स्पेस कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, और हम लोग ये कह सकते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन के लिए आप इसको सिर्फ क्या लिखते हैं, फॉर सिंप्लीफिकेशन सिर्फ क्या लिखते हैं, इट इज राइट एज साई, सिर्फ साई के रूप में लिखा है। ठीक, सिंप्लीफिकेशन के रूप में। और बाकी आप जान रहे हैं डेल स्क्वायर जो आपका है ये डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर, ये सेकेंड डिफरेंशियल है, represents the second differential derivatives of psi with respect to x। ऐसे d स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर डी स्क्वायर साई डी जेड स्क्वायर, ये दोनों का जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड जेड। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम लोग और भी तरीके से इसके कई फॉर्म लिख सकते हैं। तो आइए कुछ इसके अदर फॉर्म भी देखते हैं। कैसे आपका 11th स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा तो नहीं दिया गया है, लेकिन जितना भी दिया गया है उसमें इतनी चीज़ें आपको पर्याप्त हैं, आपके आ भी जाएंगी, उन चीज़ों को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये लिखा है डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये रिप्रेजेंट्स द सेकंड डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स ऑफ साई। साई का जो है एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंट दो बार क्या किया जा रहा है, डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स आप लिया गया है। ऐसे फिर ये y के रेस्पेक्ट में और ये किसके, z के रेस्पेक्ट। अगर हम लोग इसी को ऑब्जर्व करें तो हम लोग इसी इक्वेशन को लिख सकते हैं अदर फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसी
इक्वेशन को आप लिख सकते हैं दूसरा फॉर्म, अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं एच हैमिल्टोनियन, एच साई इज इक्वल टू ई। इसे हम लोग कहते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है, ये कैप लगा हुआ है, ये कैप लगा हुआ है, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है, मैथमेटिकल ऑपरेटर, ठीक। और ये जो है आप कैसे अपडेट करें तो इक्वेशन देखिए, डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर साई डी वाई स्क्वायर डी स्क्वायर साई डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी इंटू साई इज इक्वल टू 0। यही इक्वेशन आपका है। अगर इस इक्वेशन को चाहें तो हम लोग साई कॉमन ले लें, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर इंटू साई और प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस v इंटू साई इज इक्वल टू 0, ठीक भाई, a माइनस बी इंटू साई इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर 1 माने। अगर इसी इक्वेशन में हम माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम से मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाइड बाय माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम multiplied by minus h square 8 pi by m in both sides, in both sides। अगर आप इसको लेकर मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी कर रहे हैं इसके साथ भी कर रहे हैं, तो ये जो इक्वेशन आपका आएगा वो इक्वेशन थोड़ा चेंज है। कैसे चेंज होगा देखिए, ये आपका आ जाएगा माइनस एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम और ये आ जाएगा डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर डी वाई स्क्वायर डी स्क्वायर डी जेड स्क्वायर इंटू साई प्लस, अब आपका जो ये है ये पूरा का पूरा इनसे कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस। तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट ओपन करके भी लिख रहे हैं, साई बचेगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, ई साई और ये माइनस प्लस हो जाएगा प्लस वी साई इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा ई साई इज इक्वल टू 0। अब अगर इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करें, इसको बराबर उधर ले जाए, इसको बी साइड उधर ले आए, तो माइनस एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर डी वाई स्क्वायर डी स्क्वायर डी जेड स्क्वायर और v को इसको अंदर ले, तो प्लस क्या कर दीजिए v और बाहर कॉमन क्या हो जाएगा साई और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस पूरे इक्वेशन को आप जो है, इस पूरे को जो है आप हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं, एच कहते हैं। इस पूरे इक्वेशन को आप क्या कह सकते हैं, एच यहाँ कह सकते हैं, ठीक है भाई। अगर हम लोग इसको ध्यान दें तो इस पूरे को हम लोग यहाँ पे एच कह सकते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो यानी ये पूरा जो है आपका क्या आ जाएगा, एच कैप साई इज इक्वल टू ए साई। ये आपका इक्वेशन, ये आपका इक्वेशन हुआ जिसको आप ऑब्जर्व करते हैं सीरीज। एक और फॉर्म में बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा फॉर्म है, दूसरा देखिए। अगर हम लोग चाहें, अभी भी अपना
डी स्क्वायर साइन डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर साइन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस डी इंटू साइन इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन क्या है? साई अभी लिया डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर डी वाई स्क्वायर डी स्क्वायर डी जेड स्क्वायर और ये पूरे का पूरा कॉमन क्या होगा? साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। इसको देखिए, इसको आप ऑब्जर्व करिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर आप इसी को ध्यान दीजिए, इसी को हम लोग डेल स्क्वायर पढ़ते हैं, इसी को हम लोग डेल स्क्वायर पढ़ते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर। इसको लिख सकते हैं डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एन अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस डी इंटू साई इज इक्वल टू 0। ये हो गया अनदर फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये फॉर्म और ये भी अनदर फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसे भी हम लोग क्या कहते हैं? अनदर फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसे हम लोग डेल स्क्वायर करते हैं, लाप्लासियन ऑपरेटर। लाप्लासियन ऑपरेटर, ठीक है भाई। इतनी चीजों को आप पढ़ डालिए। अब इसके बाद जो है, इसमें जो साइड टर्म यूज होता है उसका सिग्निफिकेंस हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इतना पढ़ डालिए। थैंक यू।